वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज के एनवायरनमेंट का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इस टॉपिक में हम लोग पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा है उसको भी रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे चीता के बारे में। चीता तुमको देखो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में। और हम लोग पेंगोलिन के बारे में भी बातें करेंगे। हम लोग डुगोंग जिसे हम लोग सी काऊ कहते हैं इस मैमल के बारे में भी बात करेंगे। साथ में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क अंतर क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। कुछ बेसिक नेशनल पार्क जो 1972 से पहले भारत में एग्जिस्ट करते थे उनके नाम भी जानेंगे। लोकेशन नहीं जानेंगे कि लोकेशन तुम्हें जाननी है गूगल करके, मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पहला पॉइंट लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो ये एक्ट है ये पार्लियामेंट इनेक्टेड दिस एक्ट इन 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को इनेक्ट किया गया 1972 में। रट्टा लगा लो 1972, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट तुमको लेकर दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और उसमें एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन 1986 बाई पार्लियामेंट। सही है गलत? गलत है, क्योंकि कब इनेक्ट किया गया? 1972 में इनेक्ट किया गया। क्यों इनेक्ट किया गया? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट किया गया टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पीसीज। ध्यान देना इस चीज को। क्यों किया गया? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पीसीज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि बताइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू, लिख देगा 1 वाइल्ड एनिमल्स, 2 बर्ड्स, 3 प्लांट स्पीसीज। लिखेगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी ओनली 1। ऑप्शन सी 1, 2। ऑप्शन डी नन। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोवाइड कराता है, बर्ड्स को भी प्रोवाइड कराता है और प्लांट स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कौन? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। थर्ड पॉइंट लिखा है टू रिस्ट्रिक्ट हंटिंग ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनेक्टेड। किसके लिए इनेक्ट किया गया? कि आप कई सारे एनिमल स्पीसीज की हंटिंग, शिकार को रोक सकें। ठीक है, इसी के द्वारा, इस WPA 1972 के द्वारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूटेड। इस एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भी इस बोर्ड को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया। तो तुमको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो मैंने तो पिछले बोर्ड में बताया था प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और ना सिर्फ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा मैंने तुमको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये सब बताया था ना मैं तुमको। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय जो परिषद होती हैं उनका भी चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होता है। ध्यान रखो, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे ये। फोर्थ पॉइंट लिखा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इट हेल्प्ड इंडिया बिकम अ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया है, फौना का मतलब होता है जीव जंतु और फ्लोरा का मतलब होता है पौधे। फ्लोरा मतलब फ्लावर, ऐसे याद कर लो। फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर का मतलब पौधों में तो फूल उगेंगे, जानवर में थोड़े उग जाएंगे। तो देखो साइट्स कन्वेंशन, जिसे हम लोग वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, मैंने तुमको ये पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि साइट्स कन्वेंशन को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसमें अभी तक 183 पार्टीज़ हैं। और मैंने तुमको यही बताया कि जो साइट्स कन्वेंशन है, इस साइट्स कन्वेंशन में जो 183 पार्टीज़ हैं उनमें से अगर किन्हीं 2 पार्टी या 3 पार्टीज़ के बीच अगर कोई पंगा, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन कौन करता है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पिछले वीडियो में तुमको ये बता चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय 3 प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और तीसरी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इन तीनों के मुख्यालय एक ही जगह पे हैं। जगह का नाम तुम बताओ सोच के। जगह का नाम है नीदरलैंड में वेस्ट कोस्ट में एक सिटी है जिसका नाम है दी हैग। ठीक है, याद आया कुछ? पिछले वीडियो में पढ़ाया था ही तुमको, देख लो जाके वीडियो।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसमें क्या समझना है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी इस ही एक्ट के बाद हुई है। इस एक्ट के जो रिकमेंडेशन है उसके इस एक्ट में जो कानून लिखे हैं ये प्रोवाइड करते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये तुम याद रख लो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये बना है दिसंबर 2005 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। इसने इन्होंने कहा है कि भैया टाइगर को बचाने की बहुत ज़रूरत है। इसी क्रम में टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, इसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ भारत में 1973 में। ध्यान लगा के सुनना, ध्यान लगा के रखना इस चीज़ को कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इसका आंसर करना मुझे कमेंट में कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ। आने वाला क्वेश्चन है, ये आएगा उड़ता हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर सबको याद है 1973, 1973, 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में गूगल करो, ढूंढो और बताओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ओनली 5 नेशनल पार्क्स इन इंडिया प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पारित होने से, इनेक्टमेंट होने से पहले भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। कौन कौन से 5 थे? नाम लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तुमको पता होना चाहिए। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। जैसा कि मैंने बोला, मैं तुम्हें जगह का नाम नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ढूंढना है। इसे हेले नेशनल पार्क पहले कहा जाता था, ठीक है। फिर लिखा है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, टडुबा नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। तुम्हें खुद लोकेशन जाके ढूंढनी है, ढूंढो और पता करो कहाँ पे हैं ये नेशनल पार्क, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिनका संबंध है किसके साथ? वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिनका संबंध है वाइल्ड लाइफ एक्ट के साथ। तो देखो मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एक तो है फंडामेंटल ड्यूटी जी, 7वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी। और दूसरा मैं तुमको बताया था कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आर्टिकल नंबर 48 का ए। इसके बारे में मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 2 ऐड हुए। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी और साथ ही साथ आर्टिकल 51A पूरा का पूरा ऐड हुआ। फंडामेंटल ड्यूटी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गई। आके स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इस फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 है, इसकी जो 7वीं ड्यूटी है वो कहती है, उसमें ये लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। इसी प्रकार इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी का आर्टिकल 48 में ए आया, इसमें लिखा गया इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से उठता है और कहाँ से कंफ्यूज करता है। ये सब्जेक्ट मैटर लिखेगा ये वाला और तुमसे ऑप्शन में पूछ देगा, लिखेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, इट इज़ रिटन इन, लिख देगा ए ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी, बी ऑप्शन डीपीएसपी, सी ऑप्शन फंडामेंटल राइट, डी ऑप्शन पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है ये फंडामेंटल ड्यूटी है तुम्हारी, डीपीएसपी नहीं है ये तुम्हारा। जबकि डीपीएसपी क्या है? इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इस चीज़ में ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन होगा और होता भी है। अब पढ़ते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ फीचर्स। देखो पहले ही मैंने तुमको बता दिया कि ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है शिकार करने से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के, कई सारे जो एनिमल स्पीसीज़ हैं उनके शिकार करने से ये एक्ट रोकता है। साथ ही साथ ये उन एनिमल्स की ट्रेडिंग, उनके व्यापार पे रोक लगाता है जो इसके शेड्यूल में लिखी हुई हैं। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुल 6 शेड्यूल हैं। 6 शेड्यूल के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें उन शेड्यूल के बारे में देखना है जिन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो शेड्यूल 1 पे ही आता है, ठीक। तो हम लोग शेड्यूल 1 के ही उन क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एटसेट्रा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा कि 6 शेड्यूल में उन्हीं को शेड्यूल 1 की ही जनरली स्पीसीज पूछी जाती हैं। तो देखो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, तुम्हें लिखा हुआ एग्जाम्पल में डुगोंग स्पीसीज, ठीक है। ये मैमल है, ये मैमल है, इसे सी काऊ भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होती है ये, और ये जनरली मतलब समुद्री घास खाती है जनरली ये सी काऊ। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसका जो स्टेटस है, ये इसका IUCN स्टेटस, ये वल्नरेबल है,
ठीक है, इसको भी हम लोग बात करेंगे। मैंने तुमसे बोला IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, इन सब की बातें हम तुमसे करेंगे अगले वीडियो में, हो सकता है इसी की बात की जाए। तो ये याद रखो, पहला पॉइंट, डुगोंग एक मैमल है, इसे हम लोग सी काऊ भी कहते हैं। सी काऊ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनरली ये वेजिटेरियन है, क्योंकि ये प्राइमरली खाती क्या है, ये जनरली समुद्री घास खाती है। ठीक है, चलें अगला। शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल में ये वाला स्पीसीज पड़ा है, इसका नाम है चीता। चीता भारत से विलुप्त हो चुका है 1952 में, डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, पहला पॉइंट लिखा हुआ है। इसको वापस से कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया गया 2009 में कि भैया हम फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे भारत में चीताओं का। रिप्रोडक्शन का मतलब किसी चीते को बाहर से लाएंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन किया जाएगा। तो देखो, दो तरह के चीता जनरली वर्ल्ड में पाए जाते हैं, एक है एशियाटिक चीता जो ईरान में पाया जाता है, और एक है अफ्रीकन चीता जो अफ्रीका में ही पाया जाता है। एशियाटिक चीता ईरान में जो पाया जाता है, इससे भारत ने संपर्क किया कि भैया हमको एक चीता दे दो, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। अभी हाल फिलहाल हम लोग अफ्रीका मतलब नमीबिया से एक चीता लेकर आने वाले हैं और उसका रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो ये कोशिश कहाँ कहाँ हो रही है? तो 3 जगह है, एक कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, दूसरी शहगढ़ एरिया राजस्थान, और तीसरा है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। रट्टा लगा लो, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है 2020 में। ठीक है, तीसरा जो स्पीसीज है उसका नाम है रेड पंडा। तुमको ये फोटो दिखाई दे रही है, मैंने कल बात भी की थी कि रेड पंडा जनरली ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। भारत में सिक्किम में रेड पंडा पाया जाता है। ये देखो, ये तुमको डायग्राम दिख रहा होगा, ये लाल कलर का ये बैठा हुआ रेड पंडा। ठीक है, ये भालू नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये भालू नहीं कहलाते हैं। और तीसरी स्पीसीज, चौथी स्पीसीज जो शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, इसका नाम है हूलक गिबन। कई सारे स्पीसीज है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हूलक गिबन मतलब टेललेस मंकी है ये। इट इज़ दी ओनली एप फाउंड इन इंडिया, भारत में पाया जाने वाला अकेला एक ऐसा ऐप है ये। क्वेश्चन ये UPPCS के 2017 के एग्जाम में आ चुका है, तो रट्टा लगा के रखो। ओनली एप फाउंड इन इंडिया, टेललेस मंकी है ये, अकेला भारत में। ठीक है, चलें आगे। अगली स्पीसीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में पड़ी है, इसका नाम है पेंगोलिन। पेंगोलिन इज दी ओनली मैमल्स टू बी होली कवर्ड इन स्केल्स। देखो स्केल्स, इसको देखो, तुम इसको अगर जूम करके देखते हैं, इसको देखो, तुम्हें स्केल देखने से देखो, ये खरपतवार जैसा लग रहा है ना, ये लगा। तो ये ओनली मैमल है जो कि पूरी तरीके से कवर्ड होती है स्केल से, विच दे यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स इन दी वाइल्ड। क्यों यूज़ कर रहे हैं? पता लगा शेर ने अपने मुंह में रख लिया, खा गए, तो इसको नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल है इसको खाना। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन एशिया एंड अफ्रीका। जनरली इसकी जो हाई डिमांड है वो चाइना और वियतनाम में बहुत ज़्यादा, और अभी करेंटली बात चल रही है कि जो कोरोना वायरस है इसके फैलने का कारण पेंगोलिन का ट्रेड है। पेंगोलिन को लोग, मतलब चाइना वियतनाम के लोग, एक तो पेंगोलिन एक चमगादड़, इन दो चीज़ों पर स्टडी रुकी हुई है कि पेंगोलिन कारण है कोरोना वायरस के लिए। तो पेंगोलिन तुम्हारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखो। भारत में चाइनीज़ पेंगोलिन भी पाए जाते हैं और इंडियन पेंगोलिन तो है ही। तो मैंने तुमको यहाँ बताने की कोशिश करी है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछ लेगा कि बताइए कौन कौन से पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं, तो एक लिख देगा इंडियन पेंगोलिन, एक लिख देगा चाइनीज़ पेंगोलिन। तुम कहोगे चाइनीज़ तो चाइना में पाए जाएंगे, भारत में थोड़ी मिलेंगे, भारत में भी चाइनीज़ पेंगोलिन पाए जाते हैं। ठीक है, 15 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये भी रट्टा लगा लो एकदम। और 15 फरवरी 2020 के दिन ही मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पहल शुरू करी। उसने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक पेंगोलिन को छोड़ दिया, और छोड़ा कैसे, उसके ऊपर रेडियो टैगिंग कर दी। मतलब रेडियो टैगिंग क्यों करी? ताकि ये पता लग पाए कि ये कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या चीज़ों, मतलब इसका इकोलॉजिकल, इसका मतलब किस कैसे रहता है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या ये फॉलो कर रहा है, किस टाइम में चलता है, किन किन चीज़ों को ये जनरली प्रेफर करता है, किन एरिया में जाना पसंद करेगा। तो इसके इकोलॉजी को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए रेडियो टैगिंग की गई मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में इसको छोड़ दिया गया। 15 फरवरी 2020 की न्यूज़ है ये, तो याद रखो वर्ल्ड पेंगोलिन डे बनाते हैं 15 फेब को। ठीक है, चलें आगे। देखो, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा 5 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात की गई है इस एक्ट में। कौन से 5 ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं? सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, इन 5 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात की गई है। क्या तुम इन 5 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ में बायोस्फीयर रिजर्व को देख रहे हो? कहीं लिखा है क्या बायोस्फीयर रिजर्व? नहीं लिखा। इसका मतलब एक चीज़ याद रखो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये एक्चुअली में किसी और का प्रोग्राम है, तो इसको मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व।
टॉपिक का नाम ही ये होगा, वहाँ पर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को कवर करेंगे बैठ के, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्या होते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। तो पहले थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद देखो सेंचुरी क्या चीज़ है। सेंचुरी वह जगह है, सेंचुरी इज़ अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज वेयर इंजर्ड, एबडंड एंड एब्यूज्ड वाइल्ड लाइफ इज़ अलाउड टू लिव, है ना। ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो एंडेंजर्ड हैं, जो इंजर्ड हैं, जो मतलब घायल हैं उनको, एबंडेंड है उनको, और एब्यूज्ड वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए, शांति से रहने के लिए रहने दिया जाए, ऐसी जगहों को हम लोग कहते हैं सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंचुरी में द स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस उनको नहीं किया जाएगा। साथ ही में A wildlife sanctuary is declared by the state government by a notification, एक नोटिफिकेशन इशू करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज कैन बी अल्टर्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी बाउंड्रीज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक प्रस्ताव लाकर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज टिम्बर हार्वेस्टिंग, ठीक है, टिम्बर हार्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर परमिटेड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द एनिमल्स वेलबींग, ठीक है। आपको अधिकार है, मतलब ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अधिकार इसमें दिए गए हैं, लेकिन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परमिशन दी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर। ये याद रखना कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर, ठीक है। तो इस डायग्राम में तुम्हारा पहला पॉइंट लिखा है कि नेशनल पार्क इज़ अ मोर रेस्ट्रिक्टेड एरिया एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रैंडम एक्सेस टू पीपल इज़ नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ नॉट वेरी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इट इज़ ओपन टू जनरल पब्लिक, लेकिन बस लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखा है टिकट्स और परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखा है टिकट्स और परमिशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखा है अ नेशनल पार्क हैज़ अ डेफिनेट बाउंड्री, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक बाउंड्री। देखो नेशनल पार्क कितना बड़ा होगा ये तुम्हें पता होगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी बड़ी हो कितनी छोटी है कुछ भी नहीं पता। फोर्थ पॉइंट लिखा है जनरल पब्लिक कैन नॉट यूज द पार्क फॉर कलेक्टिंग एनी मटेरियल्स लाइक फ्रूट्स फायरवुड, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखा है जनरल पब्लिक कैन नॉट यूज द पार्क फॉर कलेक्टिंग एनी मटेरियल्स लाइक फ्रूट एंड फायरवुड, ठीक है। ठीक, दोनों में ही आप, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही परमिट की जाती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, तो यही फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है सेंचुरी में तुम लोग जान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, उसके अलावा डांडेली को सोच सकते हो कर्नाटक में है, या फिर कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेशनल पार्क में तो जितने नाम तुम लेने पाओ, जैसे कि मैंने तुमको बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था, इस नेशनल पार्क्स में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड नहीं किया जाता, जबकि ध्यान रखो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड किया जाता है। तो ये टर्म है नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं, जबकि सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य में हमको लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड किया जाएगा, जबकि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में मैं तुमको बता चुका हूँ, बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर ये गुजरात लिख दिया है, ये जो कि गलत लिखा हुआ है इसको काट दो ज़रा, किधर गया, ये है, इसको काट दो, ये मैंने कहीं से उठाया है और इसको ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको काट दो। गुजरात नहीं है ये, तुम ध्यान रखना है गुजरात। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है ये तुम गूगल करो, गुजरात नहीं है तो श्योर है, ठीक है। कहाँ पर ये तुम देखना, उत्तराखंड है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। दो टर्म जो जनरली तुम बार बार सुनोगे, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये दो टर्म तुम बार बार सुनोगे, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये क्या चीज़ होती हैं? देखो इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, जबकि एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब ऑन साइट, जहाँ पर है वहीं पर कंजर्वेशन कर दो। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन होता है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू कंजर्वेशन होगा यहाँ पर। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जू,
ex situ कंजर्वेशन, ऑफ साइड जाके कर रहे हैं कंजर्वेशन उसका। बोटानिकल गार्डन बना दिया हम लोगों ने, तो इसका ये क्या कहेंगे, ये एग्जांपल है एक्स सिटू कंजर्वेशन का, ठीक है। सीड बैंक, कहीं बीज इकट्ठे कर रहे हैं, उनको किसी स्थान पर ले जाकर हम लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। टिश्यू कल्चर, ये सब भी सब एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। मैंने तुमसे बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व मैं अलग से तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व कवर करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो क्या, कहाँ पर, किस श्रेणी में आते हैं, ये सब हम बातें करेंगे। अगले वीडियो में यही बात करेंगे, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब बचा है कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व्स, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो हमने बताया ना प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिया, हमने नेशनल पार्क देख लिया, हम लोग अब देखने वाले हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स, ठीक। कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं, तो देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एन एरिया पर्टिकुलरली दोज एडजेसेंट टू सेंचुरीज और पार्क्स, जनरली वो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के करीब होंगे, पास में होंगे, ऐसे एरियाज़ को स्टेट डिक्लेयर कर देता है कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में, आफ्टर कंसल्टिंग विद द लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ पर रहने वाले लोकल कम्युनिटी समुदाय है, उससे कंसल्ट करने के बाद अपने मन से उठा के नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड एज ए कम्युनिटी रिजर्व आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल हु हैज़ वॉलंटियर्ड टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक प्राइवेट एरिया को या फिर एक कम्युनिटी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वो कंसल्ट करना जरूरी है उस कम्युनिटी के व्यक्ति से या फिर उस इंडिविजुअल से जो उस जगह को उस जगह का रखरखाव कर रहा है उससे, ठीक है। थर्ड, फिफ्थ है टाइगर रिजर्व। दीज एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। These areas are reserved for the protection and conservation of tigers in India. They are declared on the recommendation of the National Tiger Conservation Authority. और मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, आज का क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। ये था आज का पूरा टॉपिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर हम लोग 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन, साथ साथ उनके अंदर कोई नदी वदी तो नहीं बह रही, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो और अच्छा लगेगा। वीडियो को पढ़ाने में, मतलब जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे मज़ा ज़्यादा तब आता है जब मैं देखता हूँ कि व्यू बढ़ रहे हैं, लोगों के कमेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि और अच्छा पढ़ाने की कोशिश की जाए। जो लोग लाइक करते हैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जो डिसलाइक करते हैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आपके डिसलाइक करने से मुझे और चैलेंजेस प्राप्त हो जाते हैं, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करने लगता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।